चलिए ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो सेक्शन 405 से लेकर के 409 तक डिफाइन किए गए हैं। और इसके बाद हिंदी में भी देख लीजिए एक बार आपराधिक न्यासबंद के विषय में, यानी कि सेक्शन 405 409 तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 405 में क्या दिया हुआ। आपराधिक न्यासबंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार, यानी कि कोई संपत्ति लेता है, संपत्ति पर कोई भी अपना अधिकार रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। अब उस संपत्ति के देखरेख के लिए किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर न्यस्त किया जाता है और वही उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है बेईमानी से और उसे अपने लिए यूज कर लेता है, या फिर जरा ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है, ये इसका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पर जरा नज़र डालते हैं, और उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या फिर उसे ऐसे चेंज कर लेता है जिससे वो उसे यूज़ कर पाए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट इसका हो गया। अब अगले जरा ध्यान दीजिएगा, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संपदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे न्यास का मतलब होता है, जैसे अगर हम ले लेते हैं किसी व्यक्ति के लिए अगर उसे ट्रस्टी को कोई संपत्ति सौंपी गई है यहाँ पर, या किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपी जाती है, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है और इसको लगता है कि अब जब जनरली ऐसे सिचुएशन में जब व्यक्ति अपने बूढ़ा होने की एज पर पहुंचता है तब करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो ये मान लीजिए अपने आप को मान रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो इस संपत्ति को मैं क्या करूँ। तो वो चाहे तो किसी भी ट्रस्ट में भी इसको दे सकता है, डोनेट कर देगा। तो अगर वो डोनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है या किसी और व्यक्ति को भी दे देता, तो सबसे पहले हम यहाँ के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे की हम बात करते हैं। तो न्यास का मतलब होता है किसी भी संपत्ति, ट्रस्ट होता है जैसे, तो वैसे इसका। अब न्यस्त का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वो संपत्ति का अधिकार प्रदान कर देना। अब मान लीजिए यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है, ए ने बी को बताया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मेरी, इस प्रॉपर्टी को आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी टर्म्स कंडीशन वो लगा देता है कि भाई इनको इस टाइप से आपको यूज़ करना है, बस केवल इसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए वेलफेयर के लिए दी गई कि मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर वृद्धाश्रम आपको बनाना है, या फिर आपको कोई भी ऐसा मान लेते हैं कि वृद्धाश्रम की जगह बच्चों के लिए आश्रम बनाना है, या फिर मान लीजिए कोई स्कूल खोलना है या कॉलेज खोलना है, इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने डोनेट किया कि हाँ भाई स्कूल खोलिए, बच्चे पढ़ेंगे, या कॉलेज खोलिए जिससे यहाँ पर बच्चे पढ़ें। तो इनके लिए ऐसे किसी भी, या हॉस्पिटल के लिए दे दिया कि हॉस्पिटल आप यहाँ पर बनाइए। तो इस टाइप से कोई भी व्यक्ति अगर डोनेट करता है इसको और बी को कर दी कि भाई आपको ये इस टाइप से करना है, तो ये देखिए कोई एक संस्था भी हो सकती है, बी नाम की कोई संस्था हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसको वो ऐसे डोनेट कर दे प्रॉपर्टी। तो ए ने क्या किया, ए के जितने भी अधिकार थे वो बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए, और बी यहाँ पर क्या करता है, इसको बेईमानी पूर्वक ना तो यहाँ पर ये बताए हुए किसी भी कार्य सारी शर्तें तोड़ देता है, केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे चेंज कर लेता है। और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए चेंज कर लेता है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपराधिक दुर्विनियोग का कार्य कर रहा है। और आपराधिक दुर्विनियोग अगर व्यक्ति कर रहा है तो फिर यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग भी ऑफेंस कर दिया। आपराधिक दुर्विनियोग आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ था 403 में। क्या हुआ बेटा, आदित्य कुछ बोल रहे थे आप? इसको ना आपराधिक न्यास भंग बोलेंगे ना सर? हाँ अभी समझिए ना पहले एक बार आप, अभी हम पहले देखिए आपराधिक दुर्विनियोग की बात कर रहे हैं। अभी तो अगर वो इसे यूज़ करता है तो जो सेक्शन 403 के अकॉर्डिंग अगर ये इसको ऐसे यूज़ कर लेता है, अब ये वाला पॉइंट अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है या फिर उसे वो चेंज कर लेता है, तो अब इस प्रोसेस को जो ये न्यास के को दिया गया था, ये
तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि इसने न्यास के लिए भंग किया है, तो ये आपराधिक न्यास भंग के लिए काम हो जाएगा। तो ये सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जब 403 के अगर पॉइंट्स इसमें आते हैं जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, ऑलरेडी हम आपको यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। ये एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा इस पर। ये देखो, इसमें जो पॉइंट्स दिया गया है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कैसे हो सकता है, तो ये इलस्ट्रेशंस वगैरह आपने पढ़े हुए थे। तो इसको एक छोटा सा एक नज़र देख लीजिए कि दुर्विनियोग कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, तो या तो दुर्विनियोग करे कहीं पर भी, और या फिर उसे परिवर्तित चेंज कर ले अपने लिए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से। तो यहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई थी, 2 वर्ष तक की। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन 405 पर। देखो 405 में क्या कहा गया कि आपराधिक न्यास भंग क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो न्यास भंग के लिए देखेंगे हम लोग, देखिए क्या कहा गया कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी हथियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का क्या कर लेता है, देखो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। तो ये कहाँ डिफाइन किया गया था, 403 में, कि दुर्विनियोग कैसे होगा, जैसे कि जस्ट अभी अपन लोगों ने पढ़ा। और उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, यानी कि परिवर्तित कर लेता है कि जिससे वो अपने यूज में उसे उपयोग में ला सके। फिर इसके बाद में देखिए, तो 2 पॉइंट तो ये हो गए 403 के। अब जरा ध्यान दीजिए अगले, जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कोई संपत्ति ट्रस्ट को, यानी कि किसी या न्यास को या किसी व्यक्ति को डोनेट कर दी कि भाई उसको जो पॉइंट्स बताए गए थे 1 से लेकर के 7, 8, 9, 10 या जितने भी पॉइंट्स बताए कि इन चीज़ों के लिए उसे यूज़ करना है, और वो वैसे ना करे, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए, देखो उसको भेद करने वाली विधि के किसी निर्देश का या फिर ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा दी गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संपदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति था, जैसे मैं जस्ट अभी आपको समझाया हुआ था, 1 सेकंड रुकिएगा। इस देखिए, ए नाम का व्यक्ति था, इसने क्या किया, बी को संपत्ति डोनेट कर दी। बी कोई संस्था भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इससे एक संविदा भी की गई कि तुम्हें किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना। जैसे मान लीजिए स्कूल के लिए दी गई, तो ये संपत्ति क्या है, स्कूल के पर्पज़ से ही यूज़ की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो अगर ऐसी संविदा को ब्रीच करके और बी अपने अनुसार उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर सेक्शन जो 405 में जो उसने अपराध डिफाइन किया गया है, यानी कि आपराधिक न्यास भंग का, ये इस ऑफेंस का ये ऑफेंस ये करता है। अब देखें जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विवक्षित वैध संपदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या फिर जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है। या तो जानबूझकर भी, उसको देख ही नहीं रहा, कोई व्यक्ति अगर ऐसा करना चाह रहा है किसी तीसरे आदमी को, तो वो उसको भी देख ही नहीं रहा कि या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वह क्या कर रहा है, आपराधिक न्यास भंग करता है। ये इसका ऑफेंस है। आदित्य जी कुछ और पूछना चाह रहे थे कि आप, ये क्लियर हो गया क्या इतना? यस सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझिए, जहाँ पर भी हम आपराधिक न्यास भंग की बात करते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सेक्शन 403 के पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होंगे। अगर वो ऐसा करता तो वो तो सिंपल था। अब यहाँ किसी व्यक्ति ने किसी संस्था को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा दिया है, डोनेट किया किसी कार्य के लिए, फिर वो उस अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस करता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or convert to his own use that property। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं ये, whoever यानी कि जो कोई, being any मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मैनर से कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति में अपना अगर हित रखता है, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, और वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज दैट प्रॉपर्टी, और वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है यहाँ पर
और इसके बाद में उसे कन्वर्ट भी कर लेता है किसके लिए, टू हिज ऑन यूज़ दैट प्रॉपर्टी, और dishonestly use or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये, dishonestly use और dispose, यानी डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमानी पूर्वक उसे उपयोग भी करता है और उसे डिस्पोज भी करता है, अन्यथा कहीं पर भी इधर उधर उसको बेचना या किसी भी प्रकार से उसको यूज़ करता है जो नहीं करना चाहिए। ऑफ द प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन, और किसमें, जिसमें वो वायलेशन भी करता है डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शन दिया गया उसके अनुसार वो नहीं कार्य नहीं करता है, ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग, जैसा कि विधि द्वारा उसमें प्रिस्क्राइब किया गया हो। इन मोड इन सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, दो तरह से हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरह से होता है। देखिए एक तो वो रिटन में हो गया, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी दे दी भाई इस पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है, और पर वो रिटन में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको इम्प्लाइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो दो तरह से बताया, या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके कंसेंट जिस टाइप से देते हैं उसी टाइप से कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है। तो अगर वो चाहें तो रिटन में भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोलकर, इम्प्लाइड मतलब विवक्षित तरीके से कि भाई इतने पैसे दिए गए तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ट्रस्ट में कोई पैसा कोई भी व्यक्ति अगर डोनेट करता है, किसी मंदिर पर अगर चढ़ाने जाते हैं तो हम लोग उम्मीद क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर जो पैसे हम लोग जो दिए हुए हैं वो पैसे किसी न किसी वेलफेयर के काम में ही यूज़ किए जाएंगे, यानी कि मंदिर के काम में ही उनको यूज़ किया जाएगा। चलिए आगे ज़रा ध्यान देंगे। विच ही हैज़ मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट और वेलफुली सफ़र एनी अदर पर्सन टू डू कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ देखिए, विच ही हैज़ मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट एंड विलफुली सफ़र एनी अदर पर्सन, या दूसरे पर्सन को जो सफ़र कर रहा है उसको भी देख रहा है, उसके लिए भी कोई काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। जो व्यक्ति किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा, जो व्यक्ति किसी स्थापन या नियोजक होते हुए, नियोजक मतलब जो काम दे रहा है वो, या किसी कंपनी को उसने रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसकी स्थापना की हुई है वो, चाहे वह स्थापन कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में तत्व समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी या विधायक की कटौती कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अविदायी की रकम उसे नियस्त कर दी गई है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि कोई भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करता है तो उसकी भविष्य निधि में एक अकाउंट ओपन करवाया जाता है जिसमें से कुछ पैसा उसकी सैलरी में, जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, और कुछ एम्प्लॉयर यहाँ पर उसके साथ मिला करके जमा करता है, और जिसमें भविष्य निधि के जो अकाउंट है उसमें वो कुछ इंटरेस्ट लगा करके 9%, 10% जैसा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, और वो जब रिटायर होता है तो उस समय उस व्यक्ति को, जो कर्मचारी था उस समय पूरा कैलकुलेशन करके उसको मिल जाता है, जोड़ करके जो एम्प्लॉयर ने जमा किया और जो उसकी सैलरी से डिडक्ट हुआ, प्लस उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग करके, तो उसको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है जो वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यूज़ कर सकता है, यानी कि बुढ़ापे पर वो अपने उसको यूज़ कर सकता है। अब सैलरी में से जो पैसा डिडक्ट हो रहा है और वो कंपनी डिडक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो पैसा था ना, वो कंपनी का जो ओनर है, जिसने कंपनी की स्थापना की हुई है, उसको वो नियस्त हो गया, मतलब
उसका उस पर अधिकार हो गया है और वो उस पैसे को क्या करेगा, भविष्य निधि के सभी के अकाउंट्स में जाकर के डिपॉजिट करवाएगा। तो ये किसका कर्तव्य है, एम्प्लॉयर का, और सैलरी में से डिडक्ट किया। अब आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ऐसा मान लिया जाता है कि जितनी भी उसने रकम ये की गई है, अविदायी की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है, किसको, एम्प्लॉयर को। और यदि वह उक्त निधि में से ऐसे अविदाय का संदाय करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अविदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग कर लिया है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति, इसने कोई कंपनी ओपन की या कोई भी ट्रस्ट ओपन करता है, कुछ भी ओपन करता है जैसे, और इसमें उसने कर्मचारी रखे हैं BCDEFG, ऐसे करके इसने बहुत सारे कर्मचारियों को रखा है HIJ। अब इनकी सबकी सैलरी में से वो पैसा डिडक्ट करता है। या मान लीजिए 100 लोगों को कर्मचारी रखा हुआ है, इनमें से सबके वो 500 या किसी के 500, किसी के 600, ऐसे अमाउंट, किसी का 700, ऐसे अमाउंट प्रत्येक के ये डिडक्ट करता है। तो जितना ये अमाउंट डिडक्ट करेगा उतना ही सैलरी के अनुसार जो होता है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी अपने से अलग से जमा करना होता है। तो 500 इसके, 500 एम्प्लॉयर जमा करेगा, तो मंथली कितना हो गया, 1000। तो ये 1000 के अकॉर्डिंग भविष्य निधि का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में उस व्यक्ति के नाम से ये डिपॉजिट करवा देंगे। अब इस पर भविष्य निधि क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट लगा करके, और इस पैसे को दुगना 3 गुना इस टाइप से ये हो जाता है। जब ये रिटायर होते हैं तो ये पैसा इनको मिल जाता है। अब यहाँ इन्हें क्या किया, इन सब के पैसे डिडक्ट करके 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये जो भी डिडक्ट किए थे, सबका इकट्ठा करके एक के पास हो गया। अगर ये अब यहाँ पर भविष्य निधि कार्यालय में अगर जमा नहीं करता तो ऐसा कहा जाएगा कि इसने बेईमानी पूर्वक कार्य करके उस पूरी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग उसने कर लिया है। यानी कि आपराधिक जब दुर्विनियोग करेगा तभी जाकर के ये जो सेक्शन है आपराधिक न्यास भंग का इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है कि उसने बेईमानी से अगर उसको उपयोग कर लिया है तो यहाँ पर ये सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट मिल सकता है। चलो अब जरा देखिए स्पष्टीकरण नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। जो व्यक्ति नियोजक होते हुए, नियोजक मतलब जो जॉब देते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारियों को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी अविदाय की कटौती करता है, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसे अविदाय की वह रकम नियत कर दी गई। देखो ऊपर क्या था, फर्स्ट वाले स्पष्टीकरण में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग, मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो भविष्य निधि कार्यालय है यहाँ पर कुछ जो पेंशन निधि खाते में जमा करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनके ट्रीटमेंट की भी बात होगी। तो कर्मचारी राज्य बीमा जो अधिनियम है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके लिए अलग से एक हॉस्पिटल और उसकी व्यवस्था की गई। तो इसमें से कुछ अमाउंट ESI के नाम पर डिडक्ट किया जाता है, यानी कि ये राज्य बीमा अधिनियम के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, जितने भी शासित कर्मचारी हैं यहाँ पर, इनके में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर के इस संस्था को जाएगा और इनका एक कार्ड बनाया जाएगा मजदूरों का। और तो ये क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जो नियोजक होता है जिसने जॉब दी है, वही इनमें से डिडक्ट करके यहाँ तक पहुँचाएगा और इनके कार्ड बनवाएगा। फिर इसके बाद में कभी ये कर्मचारी बीमार होता तो यहाँ से ये अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो जैसे पैसा इकट्ठा हुआ तो यहाँ क्या मान लिया गया कि जो रकम थी अविदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई, किसको, एम्प्लॉयर को। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि उसने इस प्रकार कटौती की है, और यदि वह उक्त निधि में से ऐसे अविदाय के संदाय में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने पूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अविदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग कर लिया है। और वो अगर उसको नहीं करता, खुद के उसमें उपयोग में ले लेता, तो यहाँ मान लिया जाएगा कि उसने बेईमानी पूर्वक उसको यूज़ कर लिया और सेक्शन 405 में उसने न्यास भंग का अपराध कर दिया है। अब इसके थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पे एक नज़र डालिएगा। ये जो आप दृष्टांत पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा देखेंगे, देखो क्या कह रहे हैं ये।
का एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है, का ने आपराधिक न्यास भंग किया हुआ है। देखो जनरली क्या है, कभी आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में आपको एक सीन देखने को मिलता है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनकी जो बिल वसीयत बनी हुई होती है, जिसको बिल आप बोलते हैं, कई जगह आप इसको वसीयत के नाम से भी जानते हैं, तो वसीयत पढ़ने के लिए वो व्यक्ति आ जाते हैं। कौन? जनरली एडवोकेट्स जो रहते हैं उनको ही ये कर देते हैं, वही जनरली आपको देखने मिलेंगे कि वो आकर के पढ़ के सुनाते हैं कि जो टोटल जो प्रॉपर्टी है, जो ये घर वगैरह जो भी बना हुआ है, इसमें से कितना हिस्सा किसको जाएगा, तो वो वसीयत के अनुसार इनको ये डिवाइड करवा देते हैं। तो ऐसा अगर वो अब क्या करें, वकील साहब उसे अपने लिए ही यूज़ कर लें उनको, जबकि नहीं करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज़ वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है, तो का ने यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग किया हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो भी बिल को उसको पढ़ के सुनाए, चाहे वो वकील साहब हो सकते हैं या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया हो, तो जिनको जिस पर उस व्यक्ति को विश्वास हो, जिसकी डेथ होने वाली है, तो वो अपनी बिल बना करके ऐसा कर सकते हैं कि उनके बाद ये संपत्ति किसको जाए। ज़रा ध्यान दीजिए, का भंडागारिक है, मतलब एक भंडारगार है, उसका वहाँ पर वो मालिक है या उसकी देखरेख करता है, या यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर का के पास उस संपदा के अधीन न्यस्त कर जाता है। या नाम का व्यक्ति अब यात्रा पर जा रहा है और अपना फर्नीचर किसको दे जाता है, का के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि जब मैं आऊँगा लौट के तो ले लूँगा। अब देखना जरा ध्यान दीजिएगा कि वह भंडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। तो उसकी देखरेख के बदले में क्या करेगा, का नाम का जो भंडागार व्यक्ति है वो यहाँ पे कुछ चार्ज करेगा, का उस माल को बेईमानी से बेच देता है। तो का ने क्या किया है, यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग किया है। कई जगह आप देखेंगे जब तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो क्लॉक रूम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग बना के रखते हैं और वो क्लॉक रूम्स क्या करते हैं, रास्ते में होते हैं। आप सामान तो लोग बहुत ज़्यादा लेके चल देते हैं, तो रास्ते में अगर लेके नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं पर भी क्लॉक रूम में आप उनको जमा करा सकते हैं। तो जब आप रिटर्न वापस आएंगे तो वो ऐसे 10 रुपया 15 रुपया एक बैग का चार्ज करते हैं और ले करके आप वहाँ जमा कर सकते हैं। जब आप रिटर्न लौट करके आएँ तो वहाँ से आप अपना सामान उठाइए और आ जाते हैं। तो जनरली लोगों के ऐसे सामान आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो तीर्थ स्थान जनरली रहते हैं उनके आसपास इस टाइप के आपको बने हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे देखने को। तो ये एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई कहीं पर भी अपनी कोई सामान वहाँ पर रख जाता है और उसके बदले में वो उसे किराया देता है कि भैया सामान रखा हुआ है, और उस कंडीशन में अगर वो उसे बेच दे तो यहाँ पर उसने क्या किया है, का ने आपराधिक न्यास भंग किया हुआ। ये इलस्ट्रेशन ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी जगह ये सीधे सीधे एग्जाम्स में आ जाते हैं। गा नंबर का जो इलस्ट्रेशन, इस पर एक नज़र डालिए। का जो कलकत्ता में निवास करता है या का जो दिल्ली में निवास करता है, ध्यान देना, का जो कलकत्ता में निवास करता है या का जो दिल्ली में निवास करता है, अभिकर्ता है। कौन है? अभिकर्ता, इनकी एजेंट है। अब एजेंट कौन है यहाँ पर? का नाम का व्यक्ति। ध्यान दीजिए, का और या के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि या द्वारा का को प्रेषित सब राशियां का द्वारा या के निर्देश के अनुसार विनिहित की जाएंगी। या का को इन निर्देशों के साथ 1 लाख रुपए भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए। का उन निर्देशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में ले आता है। का ने यहाँ पर क्या किया है? आपराधिक न्यास भंग किया हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ मान लेते हैं का नाम का व्यक्ति एक सर्वेंट मान लेते हैं या एजेंट मान लेते हैं, ये एजेंट है और किसका एजेंट है? ये या नाम के व्यक्ति का। तो या अगर का को कोई धनराशि भेज रहा है, कोई पैसे भेज रहा है कि भाई किसी बिजनेस के पर्पज से, तो का उसको कैसे खर्च करेगा? जैसा या उसको बोलेगा कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसे आपको खर्च करना है, वैसे। अब का क्या करता है? का इसे अपने उपयोग में ही उपयोग कर लेता है अपने कार्य के लिए। तो क्या यहाँ पर का ने क्या कर दिया है? ये
ये यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग का अपराध कर रहा है। ग नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। किंतु यदि पिछले दृष्टांत में का बेईमानी से नहीं, प्रयुक्त सद्भावपूर्वक या विश्वास करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना या के लिए अधिक फायदेप्रद होगा। देखने जरा ध्यान दीजिए, ये का ही एक अधूरा इलस्ट्रेशन है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये का सॉरी, या के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय या के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है, मतलब शेयर खरीद लेता है। तो यदि या को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह का के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो, तथापि अतः का ने बेईमानी से कार्य नहीं किया है, उसने आपराधिक न्यास भंग नहीं किया है। यहाँ देखिए एक चीज़ समझिए कि जो एजेंट होता है वो हमेशा मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, कि जो ओनर है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि कई जगह आप देखिए ओनर तो अपने यहाँ एक हेड ऑफिस में मिलेगा या में एक शहर में, पर एजेंट क्या है कई शहरों में होंगे। तो एजेंट वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अगर लगता है, कई बार फ़ायदा भी हो जाता है, एजेंट को प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए लगता है कि इसमें मालिक को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन गलत इंटेंशन नहीं है, तो वो यहाँ अगर कोई भी ऐसा कार्य कर देता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ऑनर क्या कर रहा है, ऑनर को केवल इतना सा पता है कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑनर अवगत नहीं है, अगर है भी तो सिचुएशन उसको नहीं समझ आ रही वहाँ की, और एजेंट को पता है कि यहाँ पर 100% प्रॉफिट हो भी जाता। मान लीजिए अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो एजेंट पर ये कार्रवाई कर सकते भैया कर लो, लेकिन फिर भी उसको इस अपराध के अकॉर्डिंग दोषी नहीं माना जाएगा। मान लो अगर यहाँ मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता तो क्या मालिक फिर भी केस रजिस्टर्ड कर दे? नहीं। तो यहाँ पर अगर एजेंट का इंटेंशन गलत नहीं है तो यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग इसको दोषी नहीं माना जाएगा। ये गा और गा को मिला करके आप पढ़ सकते हैं। इंगा नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, राजस्व ऑफिसर का के पास लोक धन न्यस्त किया है और वह उस सब धन को जो उसके पास न्यस्त किया गया है एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आबद्ध है। का उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। का ने क्या किया? आपराधिक न्यास भंग किया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, राजस्व ऑफिसर का के पास लोक धन न्यस्त किया गया, ये राजस्व ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, और यहाँ लोक धन मतलब जो जनता का जो पैसा है इसके पास रखा गया है, और वह सब धन जो उसके पास न्यस्त किया गया है एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आबद्ध है। तो राजस्व ऑफिसर है, जैसे कोई भी देखिए, आपने कभी देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह देखा है आपने, रोड पर खड़े रहते हैं, तो कभी आपने देखा ना रोड के किनारे रहते हैं, फिर वो सभी के चालान काटते हैं। तो चालान के जो पैसे हैं तो वो क्या करते हैं, चालान के पैसे को राज शासन के खजाने में जमा करना पड़ता है। तो वैसे ही एक जो राजस्व ऑफिसर होता है जो खेती और उससे रिलेटेड जो जितने भी केस होते हैं उनमें वो कार्रवाई करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इन कार्रवाइयों के प्रति जो राजस्व ऑफिसर इसके पास कुछ धन भी आएगा, तो लोग बाग यहाँ जैसे कोई रसीद कटाते हैं या पेनल्टी कुछ लगाई गई उसकी रसीद, तो यहाँ पर जो का नाम का व्यक्ति इसको क्या करना चाहिए, राजस्व ऑफिसर को जितना भी धन आए तो राज्य सरकार या जो सरकार है उसके खजाने में जैसे उसको निर्देश किया गया उसके अनुसार उसे करना चाहिए जो उसकी ड्यूटी में हो, यानी कि विवक्षित संविदा यहाँ पर की जाती है। और फिर वो क्या करता है, का उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। का ने यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग किया हुआ। तो का नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग कर रहा है। जैसे उसको विनियोजित करना चाहिए, जैसे उसे वो करना चाहिए उस अनुसार वो अपनी ड्यूटी के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसने इस धारा के अनुसार अपराध किया हुआ। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, 4 नंबर पर हम एक बार भूमि से या जल से ले जाने के लिए या ने का के पास जो एक वाहक है संपत्ति न्यस्त की, का वो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। का ने आपराधिक न्यास भंग किया हुआ है। तो जैसे इसका आप उदाहरण मान सकते हैं, कुरियर के जो लोग होते हैं उनके पास कोई सामान रखा तो उन्होंने आधे निकाल लिए और आधे वहाँ जमा करा दिए। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में अगर कोई करता है तो सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ऑफेंस करता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
इसका थोड़ा सा हम लोग पनिशमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सेक्शन 406 में थोड़ा सा और देख लीजिए। आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड कितना है? जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पनिशमेंट की बात की गई 3 वर्ष या जुर्माने या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा, और दोनों भांति में से किसी भी भांति का यहाँ पर कारावास हो सकता है। सेक्शन 406 में इसका पनिशमेंट दिया गया। तो ये सेक्शन को आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, जनरली हर जगह इसका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। वीआईपी सेक्शन है, इसको वीआईपी थोड़ा सा कर लीजिए और इसको पनिशमेंट को भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए सर बताओ। यस सर क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा सा देख लीजिए। डेफिनेशन हम लोग इसकी पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र डालिएगा। अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक एम्प्लॉयर है, ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट whether exempted under section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 और नॉट। कोई भी एम्प्लॉयर है, देखिए वो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग उसे या तो रिलीफ मिला हुआ है और या फिर उसे उसको जमा करना पड़ता है। देखिए दोनों में से कोई भी, अगर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर उसे रिलीफ मिला कि नहीं जमा करना है तो वो नहीं कर सकता है। इसमें एक एम्प्लॉयज़ की संख्या निर्धारित होती है कि अगर 20 हैं, 25 हैं, उससे ऊपर के जितने भी लोग रहेंगे उन सबको आपको जमा करना होगा, तो बाकी के लोगों को नहीं। तो कम से कम रखा कि एम्प्लॉयज़ अगर 10 हैं या 20 हैं, ऐसे जैसे राज्य शासन यहाँ पर निर्धारित करे, जैसा ये एक्ट जो आप देख रहे हैं ये पर देखिएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में जितने भी कंपनीज़ या कोई भी चीज़ें ओपन की जाती हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भविष्य निधि कार्यालय में अकाउंट्स ओपन करके उनका ये पेंशन के लिए वो फंड जमा करना होता है। तो देखिए यहाँ पर या तो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड होंगे या फिर उनको जमा करना पड़ेगा, दोनों ही लोगों को क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज़ for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force, जो भी प्रेजेंट में इन फोर्स हो। कौन से या तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, फैमिली पेंशन फंड एस्टेब्लिश बाय लॉ, और प्रेजेंट में उसे इम्प्लाइड होना चाहिए, लागू होना चाहिए, या फिर यहाँ पर employees contribution from the wages payable to employees for the provident fund, या फिर प्रोविडेंट फंड के लिए पीएफ का जो शॉर्ट में इसको हम लोग पीएफ भी बोल देते हैं। इसे ये जो लिखा हुआ है, कई जगह आप सैलरी स्लिप वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर पीएफ करके लिखा मिलेगा आपको। तो इसमें अगर कोई जमा करता है ये पैसे, कौन जमा करेगा, ये ड्यूटी एम्प्लॉयर की होती है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ हैं उनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके या प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डिपॉजिट कराए या फिर फैमिली पेंशन फंड में डिपॉजिट करवाए। अब क्या होता है कि पूरा पैसा जो है ना एम्प्लॉयर के पास आ जाता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, शैल बी डीम टू हैव एन इंटरेस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन सो डिडक्टेड बाय हिम, उसके पास जितने भी उसने जो पैसा डिडक्ट किया है वो उसी के पास कंट्रीब्यूशन हो गया। एंड इफ़ ही मेक्स डिफ़ॉल्ट, और अगर वो उसमें व्यतिक्रम कर दे, डिफ़ॉल्ट कर दे in the payment of such contribution to said fund in violation of the said law, यानी कि किसी कानून के थ्रू जो, जैसा कि यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का प्रोविजंस किया गया या फैमिली पेंशन की प्रोविजंस किए गए, इसके अकॉर्डिंग उसने जितना भी कंट्रीब्यूशन उन सब से डिडक्ट किया है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से, उन सबको क्या करना चाहिए, उसे इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करना चाहिए, और वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो इस केस में क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। अगर वो व्यक्ति क्या करता है, उसका वायलेशन कर देता है और उसे डिपॉजिट नहीं करता है तो ये सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया गाइस इतना?
सेकेंड एक्सप्लेनेशन में एक नज़र डालिएगा। Yes, sir. ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ESI का, जैसे वहाँ पर प्रोविडेंट PF की बात की गई थी ऊपर फर्स्ट उसमें, और यहाँ पर ये ESI की बात कर रहे हैं। देखिए, अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज और फॉर क्रेडिट टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, स्टेट इंश्योरेंस फंड। कई जगह आप ऐसे देखेंगे इंश्योरेंस के नाम पर ये डिडक्ट किया गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है, उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद सेल बी डीम टू हैव बीन एंट्रस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन सो डिडक्टेड बाय हिम एंड इफ ही मेक्स डिफॉल्ट। अब ये जितना भी एम्प्लॉयर ने ये पैसा इसके नाम पे डिडक्ट किया हुआ है, ये कौन सा, द स्टेट इंश्योरेंस फंड के नाम से, तो इनको ये इसके अकाउंट में ये जमा करना चाहिए। अब अगर वो नहीं जमा करते हैं तो देखें, इन द पेमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन टू सैड फंड इन वायलेशन of the said act shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid। और वो इस फंड्स को क्या कर लेते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर माना जाएगा कि सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, इसका ये ऑफेंस यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए, एक तो यहाँ PF की बात कर ली गई, दूसरा ये स्टेट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की बात की गई है। हाँ, ये स्टेट शॉर्ट में ES और I, इसको आप ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं, इसकी बात की गई। अगर इनका फंड डिडक्ट किया गया और वहाँ डिपॉजिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसने ऑफेंस किया हुआ सेक्शन 405 के अकॉर्डिंग। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब हम थोड़े से यहाँ पे इलस्ट्रेशंस को थोड़ा समझ लेते हैं। ये बीइंग एग्जीक्यूटेड टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन डिसऑनेस्टली disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use, A has committed criminal breach of trust। देखिए यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है, बीइंग एन एग्जीक्यूटर ऑफ द बिल, वो क्या है, बिल का एग्जीक्यूटर कोई पर्सन है, जिसको भी उन्होंने किया हो, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर एडवोकेट साहब भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको उन्होंने यहाँ पर ऑथोराइज किया हुआ हो बिल के अकॉर्डिंग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to will। बिल में जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को या जो भी चीज़ें दी गई थी उनको डिवाइडेड करना था, लेकिन क्या किया गया, एंड अप्रोप्रिएट्स देम टू हिज ऑन यूज़, और उन्होंने क्या किया, उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए दुरुपयोग कर लिया। तो यहाँ पर ए ने क्या कर दिया है, ए हैज़ कमिटेड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे थे, 405 का ये फर्स्ट ए नंबर का इलस्ट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इन इलस्ट्रेशंस को ध्यान से आपको पढ़ना है। ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर, ए नाम का जो व्यक्ति है वो वेयर हाउस कीपर है। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ें वहाँ पर हर साल रखी जाती है। जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं उनमें आप देखेंगे जो किसान की उपज है या बहुत सारे सामान जैसे आलू और अनाज वगैरह वहाँ पर रखे जाते हैं, और भी कई तरह के सामान वहाँ पर रख दिए जाते हैं, और जो कि ख़राब नहीं हुए वहाँ पर ये वेयर हाउस कीपर रहते हैं, वो उनकी देख रेख में रखा जाता है, और उसके बदले में ये कुछ थोड़ा सा उससे किराया वसूलते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, जेड कहाँ जा रहा है, जर्नी पर, इंटरेस्ट हिज फर्नीचर टू ए, और वो क्या करता है, अपना जो फर्नीचर है वो कहाँ रख जाता है, ए के पास। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ अ
स्टिपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम, और वो क्या करता है, एक यहाँ पर पेमेंट की बात करते हैं, जो भी डिसाइड किया गया कुछ अमाउंट जो उसके रूम के बदले में यहाँ पर देंगे। कब? एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया इसमें, और जब वो रिटर्न लौट करके आएगा तब रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ अ स्टिपुलेटेड सम ऑफ वेयर हाउस रूम ए डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली सेल कर देता है उस गुड्स को। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पर ए ने क्या कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया। सी नंबर पर एक बार इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिएगा। ए रिसाइडिंग इन कैलकाटा इज एजेंट फॉर जेट्स, ए कहाँ पर रिसाइड करता है, कैलकाटा में, एजेंट फॉर जेट। रिसाइडिंग एट द दिल्ली, देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेट, दोनों के बीच में क्या क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं, जो बोल करके बताया जाए कि केवल आपको पर्टिकुलर ये कार्य करना है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति हो और जेड के लिए मान लीजिए काम करें, ये एजेंट A4 एजेंट ऐसे मान लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, और Z4 ऑनर मान लेते हैं। अब ये एजेंट कैसे कार्य करेगा, जैसा जेड इसको डायरेक्शन देगा, तो डायरेक्शन कैसे दे सकता है, एक्सप्रेस तरीके से। एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि बोल करके, और इम्प्लाइड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एजेंट को किसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया, किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया, भाई आप सेल्समैन हो, तो उस सेल्समैन का कार्य क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें बेचनी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बेचेगा। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया कि जैसे उसके पास सामान जाएगा वो उसे बेच देगा, ऑनर से नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई, एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड। अब जरा ध्यान दीजिए, दैट ऑल सम रिमिट बाय जेड टू ए शैल बी इन्वेस्टेड बाय ए अकॉर्डिंग टू जेड्स डायरेक्शन। तो ए नाम का जो यहाँ पर एजेंट है, वो कैसे, जो अगर इसको कोई पैसा अमाउंट दिया गया है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, जेड के डायरेक्शन में। अब जेड रिमिट्स a लाख ऑफ रुपीज़ टू ए विद डायरेक्शन टू ए टू इन्वेस्ट द सेम इन कंपनीज पेपर। तो उसने कितना किया, लाख रुपए उसको भेजा, और कैसे इन्वेस्ट करना है, कंपनीज के पेपर्स में। ए डिसऑनेस्टली disobeys the direction and employs the money in his own business, और ये क्या करता है, डिसऑनेस्टली वर्कआउट करता है और उसकी आज्ञा भी नहीं मानता है, डिसोबे कर देता है उसको, और इसके बाद जो पैसा है वो ऑन बिजनेस में यूज़ कर लेता है। ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ए ने क्या कर दिया यहाँ पर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हुआ। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, डी नंबर का पॉइंट्स है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सी का ही एक पार्ट है, इसको थोड़ा सा मिला करके, सी और डी दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, बट इफ ए, ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन था सी, उसको समझते हुए उसी के पार्ट का अगर ऐसा हो तो दो सिचुएशन रखी तो इनको अलग अलग कर दिया गया। बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ। देखिए ऊपर जो सी आपने पढ़ा, तो यहाँ पर कहा गया था कि ए डिसऑनेस्टली डिसअवेज द डायरेक्शन एंड एम्प्लॉयज द मनी इन हिज ओन बिजनेस। तो यहाँ पर उसने डिसऑनेस्टली किया हुआ था। अगर वो आप क्या कह रहा है डी में, डी वाले इलस्ट्रेशन में, बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन, जैसे कि ये नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ, जबकि वो डिसऑनेस्टली नहीं करता है लेकिन वो गुड फेथ में कोई कार्य करता है, बिलीविंग दैट इट बी मोर फॉर जेट्स एडवांटेज, और कैसे उसे विश्वास है कि जेट्स को इससे और एडवांटेज मिल सकता है। टू होल्ड शेयर इन द बैंक ऑफ बंगाल, किसके, अगर वो बैंक ऑफ बंगाल के शेयर होल्ड करते हैं तो। डिसअवेज जेट्स डायरेक्शन एंड बाय शेयर इन द बैंक ऑफ बंगाल, और वो क्या करता है, जेड को डिसअवेज करता है और उसके डायरेक्शन को ना मानते हुए बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लेता है। फॉर जेड इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर, जबकि जेड क्या चाहता था कि कंपनी के पेपर खरीदे जाएं। हियर दो जेड शुड सफ़र लॉस,
अब मान लीजिए यहाँ पर जेड को फिर लॉस हो जाए तो क्या होगा, एंड शुड बी इंटाइटल टू ब्रिंग अ सिविल एक्शन अगेंस्ट ए, तो बिल्कुल वो क्या करता है, सिविल एक्शन यहाँ पर ले सकता है ऑन अकाउंट ऑफ दैट लॉस, उस अकाउंट के लिए, उत्तरदायी के लिए केस रजिस्टर कर सकता है। 8A नॉट हैविंग एक्टेड डिसऑनेस्टली, लेकिन ए ने क्या किया है, जो एक्ट किया है वो डिसऑनेस्टली नहीं किया, वो मालिक के प्रॉफिट के लिए किया हुआ उसने। ए हैज़ नॉट कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ए ने यहाँ पर क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया और इसको यहाँ पर दोषी नहीं माना जाएगा अगर वो कार्य गुड फेथ में करता है और डिसऑनेस्टली नहीं करता है तब। ई पर जरा ध्यान दीजिएगा। ए रेवेन्यू ऑफिसर, ए नाम का जो व्यक्ति है वो रेवेन्यू ऑफिसर है, इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक मनी एंड इज आइदर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए ए एक रेवेन्यू ऑफिसर है और इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी, और पब्लिक मनी उसको न्यस्त कर दी गई, यानी मतलब उसकी हैंड ओवर कर दी गई है, एंड इज देयर डायरेक्टेड बाय लॉ, जैसा कि लॉ के द्वारा उसे डायरेक्ट किया गया, और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विद द गवर्नमेंट, कैसे, जैसा गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको आदेश किया हुआ हो, या तो डायरेक्टेड किया गया हो, और या फिर वो बाउंड हो, उसकी जो रेवेन्यू ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ हैं उससे ऑलरेडी बाउंड हो, पहले से ऐसा कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, या फिर एक्सप्रेस हो, या फिर इम्प्लाइड भी हो, वैसे उसको कार्य करना चाहिए किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को। टू पे इनटू अ सर्टेन ट्रेजरी ऑल द पब्लिक मनी, कहाँ जमा करे वो, जो निश्चित ट्रेजरी की गई है उसमें जा करके उसको जमा करना चाहिए, विच ही होल्ड्स, जो कि उसके पास है। ए डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट्स द मनी, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ए ने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस क्रिएट कर दिया अगर वो यहाँ पर डिसऑनेस्टली उस मनी को, अप्रोप्रिएट्स द मनी करता है तो। एफ वाले इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। ए आ कैरियर, ए कोई भी एक कैरियर है, जैसे कुरियर का ऑफिस मान सकते हैं, कोई भी ऐसा था कि जो एरोप्लेन से भी जाते हैं या पानी के जहाज से भी जाते हैं, या कई तरह के ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का जो कार्य करते हैं। वो इज़ इंटरेस्टेड बाय जेट विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर, ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी सामान अगर उसको इंटरेस्टेड किया गया है जो कि कैसे ले जाए, या तो लैंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, और उसका वो क्या कर लेता है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में ए कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसके साथ पनिशमेंट पर एक नज़र डालिएगा, सेक्शन 406 पर, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। यहाँ पर देखिए पनिशमेंट की, सेक्शन 406 आप पढ़ रहे हैं। Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, कितने साल के लिए, 3 years, और with fine और विद बोथ, तो 3 साल तक का यहाँ पनिशमेंट की बात की गई, और फिर केवल फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर बोथ भी दिया जा सकता है, इनकी 3 इयर्स प्लस फाइन दोनों। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? हेलो, यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, यहाँ पर बोर तो नहीं हो गए? सर इनको एक एक बार आपको रिवाइज भी करना है घर पे थोड़ा सा। देखिए क्या है, जितने भी ये सेक्शन दिए गए हैं, तो अगर पढ़ाई डायरेक्ट वैसी होती है इंटरेस्टिंग तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी करें तो उनकी एक एक लाइन आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप रो के पढ़िए, हंस के पढ़िए, और थोड़ा बहुत अगर उसको इंटरेस्टिंग बना कर पढ़नी है तो और ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 407 पर हम एक नज़र डालते हैं। वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। वाहक कौन होता है? जो व्यक्ति को कोई संपत्ति दी जाए और वो किसी को दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता हो और उसके द्वारा कोई आपराधिक न्यास भंग किया जाए तो कैसे होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई वाहक
यानी कि जो ले जाने वाला, जैसे कोई एक व्यक्ति, इसको समझिएगा, जैसे का नाम का एक व्यक्ति है और इसने खा को कोई सामान दिया कि ये कहाँ पहुँचाना है, गा के पास, ठीक है। और यहाँ पर जो खा नाम का व्यक्ति है वो बीच में उसमें से खा जाए या कुछ भी ऐसे खाने पीने की चीज़ें खा पी जाता है, और या फिर ये इसमें से कोई सामान निकाल लेता है, तो ये खा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो खा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपराधिक न्यास भंग कर रहा है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, कोई वाहक, घाट वाला आप समझते हैं, जो नाव के इधर से उधर जाने का रहते हैं, और भंडागारिक के रूप में, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था, भंडागारिक एक जो होता है जिसको बनाया जाता है ना, वेयर हाउसेस वगैरह, वहाँ पर कोई सामान जमा किया जाता है, तो वो किसी भी व्यक्ति के पास पहुँच गया और वो उसे संभाल करके रखता है जब तक उसका ओनर उसे लेने ना आए। अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा। आपराधिक न्यासभंग आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। उस संपत्ति को जिस रूप में वहन करना है या जिस रूप में कहीं पर भेजना है और या जिस रूप में उसे रखना है, उससे अन्यथा कोई कार्य करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर यूज़ कर ले, तो यहाँ पर इसको मान लिया जाता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग कर दिया है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना पनिशमेंट की बात की गई है, 7 ईयर्स तक के पनिशमेंट की बात की गई है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और किसी भी भांति का कारावास हो सकता है दोनों में से, सादा और कठिन दोनों। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे आप? 407। 7 कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए। 407 सर। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय करियर etc. Whoever being entrusted with property as a career, wharfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property. देखिए किस किस को कहा गया, वॉरफिंगर हो या फिर एज ए करियर जो वर्कआउट करे वो पर्सन हो, या वेयर हाउस कीपर कोई व्यक्ति हो जो, और ये लोग कोई भी क्या करते हैं, कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. कितने तक का हो सकता है इनको? 7 years तक का इनको पनिशमेंट मिल सकता है। एंड shall also be liable to fine, और इनको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 407, और इसके अकॉर्डिंग होगा कितना, 7 वर्ष का इनको कारावास हो सकता है, सादा या कठिन दोनों में से कोई भी, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और प्लस यहाँ पर इनको जुर्माना भी यानी कि फाइन भी इनको भरना पड़ेगा। चलिए सेक्शन 408 पर एक नज़र डालिए। सेक्शन 408, लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग। देखिए कोई अगर लिपिक का समझते हैं, क्लर्क हो कोई उसका सेवक हो और उसके द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाए, तो इस सिचुएशन में उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए जरा यहाँ पर, जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने में न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 ईयर्स तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोनों भांति के कारावास से, देखिए लिपिक आप समझते हैं, कोई भी क्लरिकल स्टाफ हो सकता है, उसका कोई सेवक हो सकता है, और उसको कोई भी सामान अगर दिया जाता है, जैसे ए एक व्यक्ति है जो कि ऑनर है और जेड को कोई सामान देता है, जेड इसका कोई भी कर्मचारी हो सकता है, चाहे वो क्लर्क हो या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है, इनका सेवक हो, इनकी सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या फिर किसी भी पोस्ट पर हो, कोई सामान दिया गया या कोई भी संपत्ति उसे न्यस्त की गई है, तो वो उस प्रयोजन के लिए यूज़ ना करते हुए अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कर लेता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जल्दी से बताइए। 7 ईयर्स प्लस फाइन उसको लगाया जाए, फाइन। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 208 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। Whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner entrusted in such capacity
विद प्रॉपर्टी। देखिए जहाँ पर हम बात करते हैं कि हु एवर, जो कोई भी, बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट, तो जब वो क्लर्क है या कोई भी सर्वेंट है और एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क और सर्वेंट, अगर वो क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है, सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ें होंगी जो उससे उसके अधीनस्थ रहेंगी। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पर ज़रा देखिएगा, एंड बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड इन सच कैपेसिटी विद प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी रूप में वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने या फिर किसी तरह से उसको व्यनित करने के लिए ऑथोराइज़ किया गया हो, इन्वेस्ट करने के लिए ऑथोराइज़ किया गया हो, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर वो कुछ भी ऐसा रखता है जो मालिक ने उसको कार सौंपे, उस कार के बिहाफ पर कोई भी कार्य करता है यहाँ पर, और तब तक तो ठीक है, और जैसे ही वो उस कार्य के अगेंस्ट में जाता है, इनकी जो उसको ड्यूटीज़ दी गई उस ड्यूटीज़ के अगेंस्ट में जाकर के अगर वो कोई भी कार्य करता है, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर की गई थी उसके अगेंस्ट में उसने क्या कर लिया, यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हुआ है। अब कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पर 7 वर्ष और प्लस फाइन की बात की गई है। सेक्शन नंबर 409 पर एक नज़र डालिए जल्दी से, आखिरी ये इसका इस टॉपिक का, लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासबंद। ये सेक्शन 408 आप लोगों को समझ आ गया गाइस? जल्दी से Yes, बताइए, sir. सेक्शन 408 यस समझ आ गया? यस सर, सर क्लियर आ है। गया। ओके, 409 पर एक नज़र डालिए। लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासबंद। तो देखिए यहाँ पर लोक सेवक द्वारा या बैंकर के द्वारा या व्यापारी या अभिकर्ता के द्वारा कोई भी न्यासबंद किया जाता है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासबंद करेगा। देखिए यहाँ पर समझिए, इतने लोगों को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। कौन कौन है ये? फर्स्ट लोक सेवक, और दूसरा बैंकर, तीसरा व्यापारी, चौथा यहाँ पर फैक्टर, पांचवा दलाल, और छठवां अटर्नी हो कोई, और इसमें ही अभिकर्ता को इंक्लूड कर दिया गया, कोई एजेंट भी हो सकता है। और इन लोगों को कोई भी संपत्ति दी गई है कि इसे किस प्रकार यूज़ करना, कारोबार के अनुक्रम के लिए उसे यूज़ करना हो, और कंडीशन में अगर ये लोग संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग करते हैं तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर 10 ईयर्स तक के कर दिया गया, और यहाँ पर जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यानी कि 10 ईयर्स प्लस फाइन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ बैंकर भी जोड़ दिया गया कि बैंक में भी अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा तो बैंक में अकाउंट जरूर ओपन करेगा वो, और डेली के लेन देन में अगर कहीं कुछ घोटाला होता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 409 को जरा इंग्लिश में भी देख लीजिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, बाय मर्चेंट और एजेंट। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनमें देख लीजिए, फर्स्ट नंबर सर्वेंट, सेकंड नंबर बैंकर, थर्ड नंबर मर्चेंट और फोर्थ नंबर एजेंट। ये हेडिंग में ही बात कर ली गई। देखिए, हु एवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड बाय विद प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी इन हिज कैपेसिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। कैसे? पब्लिक सर्वेंट के रूप में किसी भी प्रॉपर्टी के अगर वो डोमिनियन रखता है, उसके ऊपर अधिकार रखता है, या फिर इंटरेस्टेड उसको की गई है तो किसी भी रूप में, और इन द वे ऑफ हिज बिजनेस एज ए बैंकर, मर्चेंट और फैक्टर, ब्रोकर, अटर्नी और एजेंट के रूप में
कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो उनको सौंपी गई और उसी से अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का यहाँ पर इनको दिया जा सकता है कारावास, एंड सेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी यहाँ पर लगाया जाएगा। ये जनरली आप देखेंगे ये जो ऑफेंस होते हैं, सरकारी या गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं जनरली वहीं उनको कोई पैसा दिया गया है कि ये जनता के लिए खर्च करना है, पर वो जनता के लिए खर्च ना करते हुए अपने लिए खर्च कर देते हैं। और इसमें प्राइवेट कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, NGOs और बहुत सारी चीज़ों को भी सभी को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है जैसे ये। तो ये ऑफेंस आप करप्शन के थ्रू भी इनको देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें करप्शन करता है, सिंपल भाषा में बोल देते हैं इस टाइप के। ये केवल आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। आपराधिक न्यासभंग और करप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है अलग अलग, तो ये आप इनके थ्रू ऐसे तो यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये सेक्शन दिए गए हैं? 405 से लेकर के 409 तक की बात की गई है। और क्या बात की गई है यहाँ पर? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। तो मतलब जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है ये आप ऑलरेडी 405 में पढ़ चुके हैं। तो गाइस उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. पूछना तो नहीं है? नहीं, नो सर। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताइएगा, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह से भी कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।